हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर गुड। वेलकम बैक टू निर्वाण क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा 6th क्लास की एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अंदर हम कर रहे हैं बुक हिंदी की। हिंदी का हमारा जो मल्हार बुक है उसके अंदर जो फर्स्ट हमारी कविता दे रखी है वो है हमारी मातृभूमि। ठीक है, मातृभूमि। ये जो इसके जो कवि है वो कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। और ये कविता मेनली जो है वो क्या है, वो हमारे मातृभूमि जो है उसको डेडिकेट की गई है। इस कविता का जो सार है वो सार हम आपको बता देते हैं कि कविता के अंदर जो कवि है उन्होंने कि जो हमारी भूमि है जिसको रिप्रेजेंट उसने किया है, जो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य है जिसको उसने दिखाया है, उसके बारे में उसने क्या क्या बातें बोली है। तो कवि जो है वो है सोहनलाल द्विवेदी। और ये पोइम है, ये कविता जो है हमारी, ये है मातृभूमि। इसके अंदर जो कविता में जो भारत का सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है और उसकी जो समृद्धि है उसका वर्णन कवि ने किया है। कवि बता रहा है कि जो भारत का हिमालय है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है जो आकाश की ऊंची ऊंची चोटियों को छूता है, वहां तक वो पहुंचा हुआ है, जो भारत के गौरव का प्रतीक है। यानी कि जितनी ऊंचाई पे वो है उतना वो जो भारत का जो गौरव है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से जो कवि आगे कहता है कि भारत के जो दक्षिण में स्थित है हिंद महासागर, वो भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है। किसको स्पर्श करता है? वो भारत माँ के चरणों को स्पर्श करता है। इसमें जो नदियां दी गई हैं, जैसे सिंधु नदियां है, गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, ये सारी पवित्र नदियां हैं। ये क्या है, एक साथ मिलती है। और ये भारत यहाँ ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्या करती हैं बेटा, ये सौंदर्य को दर्शाती हैं जो चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, आगे जब कवि पोइम के अंदर बात करता है तो आगे कहता है कि कवि को जो भारत की जो भूमि है जो पवित्र है और जो स्वर्णिम प्रतीत होती है, वो कैसी होती है? वो अपने इस रूप के ऊपर, मातृभूमि के ऊपर गर्व महसूस करती है। ठीक है, भारत के जितने भी जैसे कि पर्वत हो गए, क्षेत्र, ये झरने हो गए, हरे भरे पेड़ हो गए, वन हो गए, इनके अंदर जो चिड़ियाओं की चहचहाट होती है उसमें सुंदर वातावरण को बनाती हैं ये सारी चीजें मिलके। इसमें कवि ने इनका वर्णन किया गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आम के बगीचे होते हैं। आम के बगीचों में बसंत ऋतु में जो कोयल होती है जो कूकू करती है, मीठी आवाज उनकी जो सुनाई सुनाई देती है, वो क्या करती है? भारत की शीतलता, शुद्ध हवा, जितने भी प्राणी होते हैं वो उनकी ताजगी ताजगी को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमें बताया था कि भाई ये जो धर्म स्थान होते हैं, कर्म भूमि, धर्म भूमि, जन्म भूमि, जितनी भी है, जिसके बारे में, जिस जीवन के जो मूल्य होते हैं और जो आदर्श होते हैं हमारे, वो सामने आते हैं। ठीक है, यदि हम भारत को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ये माता सीता हो गई और कृष्ण हो गए, ठीक है, गौतम बुद्ध हो गए, जैसी महान हस्तियों की जन्मभूमि बोलते हैं, जिन्होंने अपने कार्यों के लिए जीवन का महान संदेश दिया है। यानी कि उन्होंने जो जो काम किए थे उसकी वजह से लोग आगे प्रोत्साहित होते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, कवि इस जो कविता के माध्यम से जो कवि है वो क्या कहता है, वो इस पवित्र भूमि पर गर्व करता है और इसे अपनी मातृभूमि मानता है। ठीक है, तो ये हमने जो पोइम पढ़ेंगे, एक एक पैराग्राफ जो हम पढ़ेंगे उसका सार हमने अभी डिस्कस किया है कि इसमें क्या 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 व्याख्या की है। ठीक है, अब चलो पहले से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से। ओके, पहले के अंदर क्या है हमारे पास? पहला है हमारे पास, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। तो ये 4 लाइनें दे रखी हैं। इसके अंदर कवि क्या कह रहा है? इसके अंदर कवि बता रहा है कि बेटा ऊंचा खड़ा हिमालय, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वह ऊंचा और भव्य है। ठीक है, आकाश चूमता है, जैसे कि वो आकाश को छू रहा है। ठीक है, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है। जो हिमालय है, जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो क्या है? उसकी जो ऊंचाई है वो भव्य है और ऊंचा है। वो ऐसा दिखाई देता है हमें जैसे कि वो आकाश को छू रहा है। ठीक है, थर्ड लाइन है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। जैसे उसके नीचे जो नदियां बहती हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, वो रोज क्या करती है? वो उसके खुशी से झूमती रहती है, मानो पर्वतों के चरणों को वो क्या करती है? पर्वतों के चरणों में वो झुक रही है। ठीक है, आगे देखो,
गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। इसमें क्या है, गंगा यमुना और सरस्वती तीन नदियां हैं। तीन नदियों को क्या बोलते हैं, त्रिवेणी। गंगा यमुना और सरस्वती ये तीनों क्या है, त्रिवेणी कहलाती हैं। नदियां लहर रही हैं, नदियां अपने अपने किनारों पे लहराती हुई बह रही है, बहती हैं, ठीक है। जगमग छटा निराली पग पग ठहर रही है। इन नदियों का जो संगम है, जो प्राकृतिक सुंदरता है, वो हर जगह फैलती जाती है, जिससे क्या होता है, धरती की शोभा बढ़ती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। गंगा यमुना सरस्वती ये क्या है, त्रिवेणी है। त्रिवेणीय नदियां अपने किनारों पे लहराती हुई बह रही हैं। इन नदियों का जो संगम होता है वो क्या करता है, वो इनकी प्राकृतिक सुंदरता और ये उनकी जो सुंदरता होती है उसको हर जगह फैलाता है, जिससे धरती की शोभा और बढ़ जाती है। क्लियर यहाँ तक। आगे देखो थर्ड के अंदर क्या है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह शरण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि क्या कहता है कि वह पुण्य भूमि मेरी, क्या बोल रहा है, वह पुण्य भूमि मेरी, वह शरण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि क्या कहता है, इसमें कवि बताता है कि अपनी पुण्य, अपनी भूमि को वो पुण्य स्वर्णिम बनाते हैं, और यह वह भूमि है जहाँ कवि का जन्म हुआ, और यही उसकी मातृभूमि है जिसे वो गर्व से अपना कहता है। क्या कहता है कि ये जो पुण्य भूमि है, जो स्वर्ण भूमि है, और जो मातृभूमि है वो क्या है, वो मेरी है, क्योंकि उसको अपने इस पे, इन सारी बातों पे कवि को गर्व होता है, और वो क्या कहता है कि ये भूमि मेरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, झरने अनेक झरते जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। क्या कह रहा है कवि, झरने अनेक झरते, यानी कि कवि उनकी सुंदरता का वर्णन कहते हुए कहता है कि जहाँ की पहाड़ियों में कई झरने बहते हैं। झरने अनेक झरते, जो झरने होते हैं पानी वाले, वो अनेक बहते हैं पहाड़ियों में से, बीच में सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि झरने अनेक झरते रहते हैं, बहते रहते हैं। ठीक है, चिड़िया चहक रही हो मस्त झाड़ियों में, जैसे कि कोई चिड़िया झाड़ियों में चहकती अपनी मस्ती में रहती है। ठीक है, आगे देखो अगला है, अमरैया घनी है कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। अमरैया घनी है, अमरैया घनी का मतलब होता है कि आम, यानी कि अमरैया आम के पेड़, आम के पेड़ यानी कि आम के बगीचे। इस भूमि में बहुत ज्यादा घनी मात्रा में आम के बगीचे हैं, जहाँ क्या करती हैं, कोयल पुकारती है, कोयल अपनी मधुर आवाज में, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। कोयल अपनी मधुर आवाज में गाती है, और यहाँ की जो ठंडी और सुगंधित हवा होती है वो शरीर और मन को ताजगी प्रदान करती है। ठीक है, समझ में आया भाई। आगे देखो, देखो अमरैया घनी है कोयल पुकारती, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। क्या कहता है, अमरैया यानी कि यहाँ पे आम के पेड़ बहुत ज्यादा है, आम के बगीचे बहुत मात्रा में है, जहाँ पे कोयल क्या करती है, अपनी मीठी आवाज से, मधुर आवाज से पुकारती रहती है, गीत गाती रहती है। और जो बहती मलय पवन यानी कि ठंडी सुगंधित हवा जो होती है वो क्या करती है, तन मन संवारती है, यानी कि तन और मन को सुगंधित और ताजगी प्रदान करती है। क्लियर बेटा यहाँ तक। आगे नेक्स्ट चलो, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। फिर से कवि कहता है कि ऐसी ऐसी भूमि जहाँ पे आम के बगीचे हैं, पवन बहती है, ठंडी ठंडी सुगंधित मन को ताजगी देती है, कोयल चहकती है, तो वो क्या है, वो जो कर्म भूमि है, वो जो जन्म भूमि है, वो धर्म भूमि है, वो मातृभूमि है, वो क्या है, वो मेरी है, उसका गहरा संबंध है। कवि अपनी भूमि को धर्म कर्म की भूमि बताते हुए यह कहता है कि भूमि कवि की जन्म भूमि और मातृभूमि है, जिससे उसका गहरा संबंध है। ठीक है, जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। जन्मे जहाँ थे रघुपति, यानी कि रघुपति श्री राम, भगवान श्री राम को बताया गया है यहाँ पे कि यह भूमि वो है जहाँ पे श्री राम का जन्म हुआ था। जन्मी जहाँ थी सीता, जहाँ पे सीता माता का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता, और भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पे भगवत गीता
को अर्जुन को श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, ये भूमि वो भूमि है। और वो भूमि किसकी है? वो कवि की है। कर्म भूमि, जन्म भूमि और मातृभूमि सभी कवि की है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है कि भाई जन्मे जहां थे रघुपति, यानी कि भगवान श्री राम जहां जन्मे थे, जन्मी जहां थी सीता, माता सीता का जन्म जहां हुआ था, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश जो दिया था, वो ऐसी जन्म भूमि है। ठीक है, गौतम ने जन्म से लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो गौतम कौन है? भगवान गौतम बुद्ध का वर्णन हुआ है यहाँ पे कि इस भूमि के अंदर क्या है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, जिन्होंने क्या किया, अपने करुणा और दया का उपदेश से पूरी दुनिया को उन्होंने क्या दी थी, शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, यानी कि भगवान इस भूमि के ऊपर जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने जन्म लिया, उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी करुणा और दया से क्या किया, इस जग को दया सिखाई। अपनी करुणा और दया से इस जग को उन्होंने क्या किया, उपदेश दिया, पूरी दुनिया को शिक्षित किया और सही मार्ग दिखाया। ठीक है, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। फिर अंत में कवि क्या कहता है कि ये युद्ध भूमि, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जहाँ पे महायुद्ध हुआ था, वो बुद्ध की भूमि भी मेरी है, वो मातृभूमि यानी कि शांति और ज्ञान का प्रसार करने वाली भूमि भी मेरी है, और वो मातृभूमि और वो जन्म भूमि जिसे वो गर्व से अपनाते हैं, वो भूमि किसकी है, वो कवि की है। कवि क्या कहना चाहता है बेटा? कवि बता रहा है कि जहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, जहाँ पे युद्ध भी हुआ कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे गौतम ने अपनी शांति और करुणा से सबको शिक्षित किया, वो भूमि भी मेरी है, और वो मातृभूमि, जन्म भूमि, वो करुणा भूमि सारी किसकी है? कवि की है। और कविता के कवि कौन है? कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। ठीक है, तो चलो हम कवि से परिचय कराते हैं आपका। देखो, इस कविता को हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहन लाल द्विवेदी जी ने लिखा था। किसने लिखा बेटा? कविता किसकी है? मातृभूमि सोहन लाल द्विवेदी जी की है। उनका जन्म लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेजों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेजों का विरोध किया। उनकी लेखनी का जो सबसे प्रिय विषय था वो क्या था? देशभक्ति, यानी कि सोहन लाल द्विवेदी देशभक्त इंसान थे। भारत के गौरव का गान करना उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी कुछ और चर्चित रचनाएं हैं, जैसे कि बढ़े चलो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती आदि। तो पहले हमने जो कविता पढ़ी है मातृभूमि, ये किसने लिखी? ये सोहन लाल द्विवेदी ने लिखी, यानी कि कविता के कवि कौन है? कविता के कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। अब सोहन लाल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो सोहन लाल द्विवेदी का जन्म 1906 में हुआ था, मृत्यु 1988 में हुई थी। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध जो चर्चित रचनाएं थी वो कौन कौन सी है बेटा? एक तो बढ़े चलो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सोहन लाल द्विवेदी की कौन सी है? प्रसिद्ध रचनाओं में से आती हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की कविता थी, और मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई। किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कल करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर। बाय बाय, ठीक है।